सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जैसा कि आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आए हैं, इसमें 125 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी और इसमें हम 125 क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज हम लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, अब अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केन अम्ल बनने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, आपको बताना है केन जो होता है अम्ल बनने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है, अमोनियम, नाइट्रेट, कैल्शियम या दाने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रेट उपस्थित होता है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी तय खेती की फसल है। ठीक है, आपको बताना है भारत में सर्वाधिक यांत्रिकी तय खेती कौन सी फसल है। धान है, गेहूं है, मक्का है या गन्ना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सबसे ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है गेहूं की फसल में, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तवाकारी हल का झुकाव कोण कितना होता है। ठीक है, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तवाकारी घुमाव कोण कितना होता है, 45 डिग्री होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। मायोर्स द्वारा, डॉक्टर GH सल द्वारा, मेयर्स द्वारा या डॉक्टर लाल द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द किसके द्वारा दिया गया था, मेयर्स द्वारा दिया गया था। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे दोस्तों कह रहा है कि तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक। जैसा कि आप लोग जानते हैं तेल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो होता है सल्फर। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इनमें से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है। केनकथा, हरियाणा, खिलारी, राठ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जानते हैं द्विकाजी है यानी कि यह दुधारू नस्ल है और इसके जो नर बैल होते हैं उनका प्रयोग हम बोझा ढोने के रूप में खेती में, जुताई में इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मारवाड़ी, बीकानेरी, माड़िया या बंदूर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेरी जो भेड़ की नस्ल है इसके द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है, उत्तम नस्ल का रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्तों कह रहा है कि बकरी की कौन सी, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ब्लैक बंगाल, बर्बरी, मारवाड़ी, जमुनापारी। तो जानते ही हैं सबसे अच्छी जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है बकरी उसका नाम है ब्लैक बंगाल। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भूटिया किस नस्ल की जाति है। ठीक है, गाय की है, खच्चर की, घोड़ा की, बकरी की। ठीक है, आपको बताना भूटिया एक जाति है, किसकी ये नस्ल है, गाय की है, खच्चर की, घोड़ा या बकरी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो भूटिया जो एक जाति है खच्चर की है यानी सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अलग अलग नस्लों को आपस में प्रजनन के लिए मिलाना क्या कहलाता है। अंत प्रजनन, संकरण, बहिसंकरण या बैक क्रॉस। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग नस्लों को आपस में प्रजनन कराने को या मिलाने को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है। काइटिन है, एब्सिसिक एसिड है या IAA है या एथिलीन है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्यतः होता है वाष्पोत्सर्जन, अभिकर्षण के कारण, मूल दाब के कारण, स्फीति दाब के कारण या कोशिका उपापचय के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वाष्पोत्सर्जन अभिकर्मण के कारण। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किससे संबंधित है? प्रकाश तापमान और वायु से, प्रकाश और तापमान से, मृदा और तापमान से, प्रकाश तापमान और वायुमंडल आर्द्रता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किससे संबंधित है? प्रकाश से, तापमान से, वायु से और वायुमंडल आर्द्रता से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या है? अवशोषण, विगलन, एम्बिशन या एडोर्प्शन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कि सूखे हुए बीज अगर पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाते हैं, किसके कारण ये फूलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एम्बिशन के कारण ये फूल जाता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वाट निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः किस पौधों में उत्पन्न होती है? घास में, नागफनी में, नारियल में या बेकर ईस्ट में? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि बेकर जो ईस्ट होते हैं इसमें वाट निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः देखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 उपास 120 एक प्रजाति है, किसकी है? काफ़ी फेमस वैरायटी है, आप इसको याद करके जाइए क्योंकि काफ़ी बार टीजीटी और पीजीटी में दोनों परीक्षाओं में पूछा गया। तो इसका पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा अरहर, तीसरा धान, चौथा है ज्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अरहर की उपास जो है 120 एक प्रजाति है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन है? गेहूं का, मक्का का, धान का और ज्वार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन क्षेत्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या सूरजमुखी का तेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सनफ्लावर का जो ऑयल होता है ये हृदय रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सी एक फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना, मूंगफली, मसूर या मक्का? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसको हम सभी ऋतुओं में बो सकते हैं, यानी कि रबी, खरीफ, जायद तीनों ऋतुओं में इसको बो सकते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मक्का जो होता है इसको सभी ऋतुओं में बो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल के लिए किया गया या किस फसल के लिए हुआ है? चावल के लिए, कपास के लिए, तंबाकू के लिए या गेहूं के लिए? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अभी करंट का क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कपास के लिए जो है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल है? मूंगफली, गेहूं, धान, चना? तो जैसे जानते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो नकदी फसल यहाँ पे मूंगफली हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 षष्ठभुजाकार रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं? 10%, 15%, 20% या 30%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं षष्ठभुजाकार वर्गाकार विधि की अपेक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तरी भारत में बैर की प्रूनिंग कब की जाती है? जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में या जुलाई अगस्त में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मई और जून के महीने में बैर के अंदर उत्तरी भारत में प्रूनिंग की जाती है, यानी कि कटाई छटाई की जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ठीक है, बैगन में, मूली में, गाजर में या आलू में? इन चारों में से बताइए किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है तीनों ऑप्शनों की अपेक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? फाइकस बेंजेमिना या एरिथ्रीना साब्रोसा या यूकेलिप्टस हाइब्रिड या पार्किंसोनिया
एस्कुलेंटा। इन चारों में से बताइए कौन सा वृक्ष ऐसा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यूकेलिप्टस हाइब्रिड जो होता है ये सबसे तेज़ी से बढ़ता है, जिसको सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना या लगाना क्या कहलाता है। ठीक है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है, या मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या झांसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लखनऊ के अंदर भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है। बोरान से, कॉपर से, क्लोरीन से या मोलिब्डेनम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोलिब्डेनम। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। रॉबर्ट हुक ने, वान मोहल, नगेली ने, स्वान और स्लाइडेन ने या ग्रेव मिलीबी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्वान और स्लाइडेन ने ये कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है लाल सड़न किस फसल से संबंधित है। गन्ना से, कपास से, धान से या आलू से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लाल सड़न जो रोग लगता है जिसको रेड राट के नाम से जानते हैं वो गन्ना की फसल में लगता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय में दुग्ध जौहर रोग किसकी कमी से होता है। नाइट्रोजन कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से या सोडियम की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, मिल्क फेवर रोग हो जाता है जिसको दुग्ध जौहर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम में पाया जाता है। MO, यस, कैल्शियम, मैग्नीज यानी कि मोलिब्डेनम, सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीज। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मोलिब्डेनम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, MO मोलिब्डेनम, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रकाश शोषण किसके द्वारा रुक जाता है। 2,4 डाइक्लोरो डाइनाइट्रोफिनॉक्सी द्वारा या CMU द्वारा या अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए प्रकाश शोषण किसके द्वारा रुक जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CMU और DCMU। सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया था। भारत सरकार ने, विनोबा भावे ने, WH फिशर ने या स्पेंसर हैच ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला WH फिशर द्वारा भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम को शुरू किया गया। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1947 में शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है किसका, ये आपको बताना है। ठीक है, साइटोक्रोम्स का, फेरिडॉक्सिन का, सीरोहेम का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं यानी कि डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा द्वितीयक मेटाबॉलिज्म है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेटिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टेनिन जो होता है ये द्वितीयक मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं गन्ना किस तरह की फसल है। मध्यम अवधि का प्रकाश चाहने वाली, कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली, लंबी अवधि का प्रकाश चाहने वाली या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना जो है एक प्रकार की मध्यम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसल है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव उर्वरक है, इसमें से बताना है जैव उर्वरक कौन सा है। जीवाश्म खाद है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, हरी खाद है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सूक्ष्म जीवों के कल्चर को क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है धान के पौधों के अंकुरण का उचित तापक्रम क्या है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धान के पौधों के अंकुरण के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक समूह की मूल इकाई क्या है? परिवार, पंचायत, ग्राम या मंडल? इन चारों में से बताइए एक समूह की मूल इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार जो होता है एक समूह की मूल इकाई होता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत में पंचायती राज कौन सी समिति द्वारा लाया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी, महात्मा गांधी द्वारा, कृपलानी कमेटी या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज समिति को लाया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व बीज के जमने में प्रतिरोधक होता है? ABA एंडोल ब्यूटरिक एसिड, GA जिब्रेलिक एसिड, BA ब्यूटारिक एसिड और PBA। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से बीज को जमने के प्रतिरोधक कौन सा है? ABA है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। फूल गोभी में वीट रोग का कारण क्या है? बोरान की अधिकता के कारण, बोरान की कमी के कारण, मॉलिब्डेनम की अधिकता के कारण या मॉलिब्डेनम की कमी के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मॉलिब्डेनम की अधिकता के कारण क्या होता है? फूल गोभी में वेप्टल रोग हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है काई स्क्वायर के लिए सबसे कम सैंपल आकार क्या है? 30, 50, 5 या 100? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है डे न्यूट्रल पौधा है, सूरजमुखी है, गेहूं है, जौ है या मटर है? तो डे न्यूट्रल प्लांट जो है यहाँ पे सूरजमुखी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी और टीजीटी के लिए। उत्तर प्रदेश की कितनी जलवायु क्षेत्र हैं? ठीक है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं। 20 हैं, 15 हैं, 14 हैं, 9 हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 हैं। चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व मुख्य पोषक तत्व है? V है, Cu है, Mg है या Fe है? तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें से मुख्य पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व मैग्नीशियम होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारतीय बीज एक्ट कब लागू किया गया? 29 दिसंबर 1966 को, 16 नवंबर 1966 को, 2 अक्टूबर 1966 को, 30 दिसंबर 1968 को? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1966 को भारतीय बीज एक्ट को लागू किया गया है, यानी थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1937 में, 1935 में, 1975 में, 1929 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियोसोम्स में, न्यूक्लियस में या राइबोसोम्स में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम में। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? सफाई से, ओज से, जमाव से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओज से संबंधित है। सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है संतृप्त वसा संयुक्त अम्ल कौन है? ठीक है, संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? लिनोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल या स्टायरिक अम्ल या आर्किडोनिक अम्ल? ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टायरिक अम्ल जो होता है यह संतृप्त वसा युक्त अम्ल होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? ज्वार गेहूं, धान गेहूं, बाजरा गेहूं या मूंगफली गेहूं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूंगफली और गेहूं ये क्या करता है? फसल चक्र
पोषक स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वसा संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, ग्लाइकोसोम में, स्फीरोसोम में, प्लास्टिड या पर ऑक्सीसोम में। ठीक है, तो इस चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 54 का फर्स्ट वाला। ठीक है, ग्लाइकोसोम में, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम क्या है। ठीक है, आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम क्या है। 5 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 5 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है पेलोफास खाद में P2O5 कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, 12%, 11, 16 या 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 18% होता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है गन्ने में पहला झुलसा, ठीक है, जिसको अगेती झुलसा कहते हैं, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। Zn की कमी के कारण, Mn, Fe या फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि Mn कमी के कारण भी पहला झुलसा रोग इसमें गन्ने में देखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, आयरन की, सिलिका की, मैग्नीज की या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, सिलिका की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव किसने देखा। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव किसने देखा। लुईस पास्चर ने, एंटनी वान लियोनहॉक ने, रॉबर्ट कोच ने या जॉन टिंडल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एंटनी वान लियोनहॉक ने सबसे पहले सूक्ष्म जीव को देखा था। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सूक्ष्म जीव जो अधिकतर तापमान पर जीवित रह सकते हैं, मेसोफिल में, थर्मोफिल्स में या फाइक्रोफिल्स में या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम सूक्ष्म जीव जो किस पर जीवित रहते हैं, वो रहेंगे थर्मोफिल्स पर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है। ज्वार गेहूं, धान गेहूं, बाजरा गेहूं, मूंगफली गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मूंगफली गेहूं। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक होती है। सूखा क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सूखा वाले क्षेत्रों में बूंद बूंद सिंचाई सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त खाद हैं। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों अमोनियम फास्फेट को क्या कहते हैं, संयुक्त खाद के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है SRI तकनीक का प्रयोग किया जाता है धान की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए या मूंगफली की फसल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान की फसल के लिए SRI तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है TPS तकनीकी संबंधित है टमाटर से, आलू से, गन्ना से या इनमें से कोई नहीं। तो TPS टू पोटैटो सीड जिसको कहा जाता है तकनीकी संबंधित है किससे, आलू से संबंधित है यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है फूल गोभी में वेवटेल व्याधि किसकी कमी के कारण होती है। मोलिब्डेनम की कमी के कारण, Zn की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण या पोटेशियम की कमी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी के नियंत्रण किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश की किरणों द्वारा, मृदा कवकनाशी मिलाकर, बीज उपचार द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी। सूर्य उपचार द्वारा भी कर सकते हैं, मृदा कवकनाशी का मिलाकर भी कर सकते हैं या बीज उपचार से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, वायु दिशा, वायु गति, अपेक्षित आर्द्रता या कुल विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 68 का
हो जाएगा 2। वायु गति मापते हैं एनीमोमीटर से। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है वायुमंडल आवश्यक है बादल निर्माण के लिए, वायु के लिए, मौसम परिदृश्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या इनमें से सभी। ठीक है, चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बादल निर्माण के लिए, वायु के लिए, मौसम परिदृश्य के लिए वायुमंडल आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव विधि में, या बॉर्डर सिंचाई में, या बूंद बूंद सिंचाई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बूंद बूंद सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अभिषेक फलन पाया जाता है। ठीक है, आम में, कटहल में, आड़ू में, या केले में। ठीक है, अनिषेचक फल किस में पाया जाता है, फलन किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि केले के अंदर पार्थेनोकार्पी पाया जाता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है इसमें। ठीक है, केले, इसका केला हो गया, और जैसे आम की सिंधु वैरायटी हो गई, तो इसमें अभिषेक फलन पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है किसका, बोरेक्स का, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, या कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 का राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, या नई दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड, कानपुर में राष्ट्रीय सरकार संस्थान स्थित है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है, पोम है, बेरी है, ब्लूस्टा है, या सोरोसिस है। तो आम का फल जो होता है ये क्या कहलाता है, सोरोसिस कहलाता है। सॉरी, अनानास का दोस्तों, सॉरी यहाँ पे अनानास लिखा होगा। आम का तो हो जाएगा ड्रॉप, और इसमें अनानास का पूछ रहा तो सोरोसिस हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है धान की आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं 30 मीटर, 50 मीटर, 35 मीटर, या 3 मीटर। ठीक है, अगर धान के शुद्ध बीज प्राप्त करने हैं तो आधारीय बीज कितना रखना है, पृथक्करण दूरी कितना रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 मीटर रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है पपीते की गायनोडायोसियस प्रजाति से उत्पन्न होता है केवल नर पौधे, केवल मादा पौधे, मादा और उभयलिंगी पौधे, नर और उभयलिंगी पौधे। तो पपीते के गायनोडायोसियस जो प्रजाति है उससे क्या उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा और उभयलिंगी पौधे उत्पन्न होते हैं। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है फाइलोडी रोग एक वाहक है, थ्रिप्स, जेसिड, या इसमें सफ़ेद मक्खी, या माइट्स। ठीक है, फाइलोडी रोग जो तिल के अंदर लगता है वायरस डिजीज है, तो इसको फैलाने का कार्य कौन सा कीट करता है, तो यही आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जेसिड जो होता है ये फैलाने का काम करता है, ये वाहक का काम करता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य, थोक मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 79। मक्का, आलू, तंबाकू की शस्य सघनता होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है, निकाल देंगे आप, सिंपल सा होता है। 200%, 100%, 300%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 300% होता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है गुलाबी कीट एक शत्रु है सरसों का, कपास का, भिंडी का, या चना का। तो ये कपास का प्रमुख कीट माना जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सीड प्लॉट तकनीकी अनिवार्य पाई जाती है, गेहूं की, धान की, आलू की, या बाजरा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का यानी कि आलू की। ठीक है, सीड प्लॉट तकनीकी यानी कि बीज उत्पादन के लिए एक तकनीकी है आलू की, तो इसको कहा जाता है सीड प्लॉट तकनीकी, ये आलू के लिए है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर में, देहरादून में, करनाल में, या बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि करनाल के अंदर स्थित है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है,
तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है चंचल एक किस्म है किसकी, टमाटर की, बैगन की, मिर्च की या शिमला मिर्च की। तो चंचल एक वैरायटी है किसकी, ये मिर्च की हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है जैव उर्वरक है, ठीक है, जीवाश्म खाद है, सूक्ष्म जीव का कल्चर है, हरी खाद है या इनमें से कोई नहीं। अभी क्वेश्चन आया था फिर दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म जीवों का कल्चर को क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है WP संक्षिप्त रूप है, ठीक है, जलीय लेयिका, वेटेबल लेयिका या वेटेबल चूर्ण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटेबल चूर्ण का WP संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है KPG 59, यानी कि इसको उदय के नाम से जाना जाता है, एक प्रजाति किसकी है, मटर की, सब्जी मटर की, मसूर की या चना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चना की प्रजाति है KPG 59, यानी कि उदय के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है, खरीफ में, रबी में, जायद में या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खरीफ के सीजन में मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल जायद मौसम में खेती के लिए हाल ही में संतुष्ट की गई है, सब्जी की, मटर, मूंगफली की, जौ की और मसूर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सब्जी की मटर जो होती है इसको जायद के मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है पोटास का प्रयोग सर्वप्रथम कार्यक्षम पूर्ण होती है बुआई के समय बिखेरने से, बुआई के 1 माह बाद बुरकाव से, बुआई के समय बेसल से या पत्तियों के छिड़काव से, पत्तियों पर छिड़काव से। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुआई के समय बेसल या जिसको मौलिक से कहते हैं उसके द्वारा कार्य चूर्ण किया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। सबसे अच्छा माना जाता है पोटास का प्रयोग, ठीक है, बुआई के समय बेसल से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है, फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है आपको बताना है। टेमिक कहते हैं, थायोडान कहते हैं या फोर्टेक्स कहते हैं या मेटासिस्टॉक्स कहते हैं। इन चारों में से बताइए किस नाम से जाना जाता है मार्केट में फोरेट को। फोरेट को व्यापारिक नाम टेमिक होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है जब एक पौधे पर नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, मोनोफ्रोडाइट कहते हैं, मोनोसियस कहलाते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या एपोमिक्सिस कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनोसियस कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब एक पौधे पर नर एवं मादा फूल अलग अलग होते हैं तो क्या कहलाते हैं, मोनोसियस कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है आम्रपाली क्रॉस है, ठीक है, आपको बताना आम्रपाली एक आम की वैरायटी है, तो इसका किसके किसके बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया। पहला ऑप्शन नीलम दशहरी के बीच में, दशहरी और लंगड़ा के बीच में, लंगड़ा और दशहरी के बीच में, दशहरी और नीलम के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दशहरी और नीलम के बीच में क्रॉस करके आम्रपाली वैरायटी तैयार की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है सीड प्लॉट तकनीकी अपनाते हैं प्याज में, आलू में, गन्ने में या टमाटर में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पीछे आ चुका है एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आलू में सीड प्लॉट तकनीक का अपनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है लीची एक का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ठीक है, भारत है, फिलीपींस है, चीन है या बर्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीची का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, चीन माना गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 ऐसे फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों का उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता तथा उत्पादकता को बढ़ाता है क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग या मिश्रित क्रॉपिंग। तो ऐसे फसल को क्या कहते हैं, ऐसे फसल को एले क्रॉपिंग कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है जलप्रिया एक प्रजाति है मक्का की, ज्वार की, धान की, जौ की। काफ़ी फेमस वैरायटी है जलप्रिया, तो ये जलप्रिया एक धान की वैरायटी है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 धान आलू, ठीक है, सॉरी दोस्तों, धान नहीं, गन्ना आलू की सह फसल प्रणाली है शरदकालीन ऋतु में, जायद ऋतु में, वसंतकालीन ऋतु में या वर्षाकालीन ऋतु में।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शरदकालीन ऋतु में गन्ना और आलू की सह-फसल प्रणाली है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर है 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 25 कुंटल एक हेक्टेयर के लिए बीज पर्याप्त होता है आलू की खेती के लिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम दिखाई कहाँ पर पड़ते हैं? निचली पत्तियों पर, बीज की पत्तियों पर, अंत की पत्तियों पर, सभी पत्तियों पर। तो कैल्शियम की कमी के अगर प्लांट पर दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ पर जाहिर होगा? तो सबसे पहले जो जाहिर होगा यानी कि अंतिम वाली छोर वाली जो पत्ती होती है उस पर, अंत की पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देंगे। ठीक है, इसके कैल्शियम की कमी के लक्षण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कौन सा तृणनाशी गेहूँ की चौड़ी पत्ती खरपतवारों मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, खरपतवार नाशी गेहूँ की चौड़ी पत्ती खरपतवारों को मारने के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। 2,4-D, यस 2,4-5-T, 2,4-DB या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2,4-D-B। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाध्य रसायन है? ठीक है, फ्यूराडॉन है, श्रेडान है, या फ्यूरोडेक्सिन है, या नियोन है। तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्यूराडेक्टिन जो होता है ये एक बाध्य रसायन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है किस बग में भोजन और लार नलिका बनती है? मैंडिबिल्स में, मैक्सिलरी में, या रोस्टम में, या मैंडिबिल्स और मैक्सिलरी दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैंडिबिल और मैक्सिलरी दोनों में, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है थ्रिप्स किस गण में आते हैं? इसका ऑर्डर बताना है थ्रिप्स का। ठीक है, पहला ऑप्शन है थाइजा न्यूरा, थाइजा जेनेप्टेरा, स्ट्रेप्सिप्टेरा, या पेलिकोप्टेरा। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा थ्रिप्स का ऑर्डर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थाइजेनोप्टेरा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, हापुड़ में, या लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन हापुड़ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 पर। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके अगले जोड़े पंख एलेक्ट्रा कहलाते हैं? ठीक है, आर्थोप्टेरा के, हेमिप्टेरा के, कोलियोप्टेरा के, या आइसोप्टेरा के। तो इसमें से बताइए किसके अगले जोड़े पंख क्या कहलाते हैं? एलेक्ट्रा कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कोलियोप्टेरा के क्या कहलाते हैं? एलेक्ट्रा कहलाते हैं, उसके जो पंख होते हैं जोड़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 फूल गोभी में वीपटेल रोग किसकी कमी के कारण लगता है या होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मोलिब्डेनम, Fe, फेरस, क्लोरीन, या निकिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में वीपटेल रोग हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, लोहा, या पोटास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फास्फोरस, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या काम करता है? पादप जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों को वृद्धि पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 मृदा विलयन के किस पीएच पर H2PO4 एवं EHP4 की मात्रा सामान्य होती है? 8.4 पर, 6.4 पर, 7.0 पर, 5.2 पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 7 pH पर, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है मशरूम से संबंधित है। मशरूम कैसे संबंधित है? विषाणु से, जिसको वायरस कहते हैं, बैक्टीरिया से, फंगस से, या शैवाल से। तो मशरूम जो होता है किससे संबंधित होता है? ये फंगस से संबंधित होता है यानी कि फफूंद से संबंधित होता है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है 36%, 2%, 18% या 24%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 18% पाया जाता है गंधक की मात्रा पोटेशियम सल्फेट में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है हवा और पानी द्वारा मृदा के
एक स्थान से टूटने और दूसरे स्थान पर पहुंचने को कहते हैं? मृदा निर्माण कहते हैं, ऋतु क्षरण कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मृदा अपरदन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र उपयुक्त होते हैं जल अपरदन के लिए, वायु अपरदन के लिए, जल एवं वायु अपरदन दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वायु अपरदन के लिए, जिसको विंड इरोजन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है बीज रहित फल बनने को कहते हैं हार्केमीगेमी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस। तो इसमें इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता, सीडलेस वैरायटी होती है, उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है या पार्थेनो अनिषेक फलन कहा जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद CaOH2, CaCO3। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डोलोमाइट का सूत्र पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला कैल्शियम मैग्नीशियम और ब्रैकेट में CO3, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है? स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, थायोबैसिलस या नाइट्रोसोमोनास। इन चारों में से बताइए कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रिफिकेशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास जो होता है नाइट्रिफिकेशन करता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, बैक क्रॉस या टॉप क्रॉसिंग, ठीक है। 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या कर रहा है वे कारक जो पशुओं में दोषयुक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीथल फैक्टर, लीथल एक्शन या हेट्रोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लीथल फैक्टर कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे कारक जो पशुओं के दोषयुक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं इसको कहते हैं लीथल फैक्टर कहा जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का निम्नलिखित में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? ठीक है, स्पंज विधि या वेजाइनल विधि या मर्दन विधि या कृत्रिम यौन विधि, ठीक है, आर्टिफिशियल वेजाइना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना जिसको कृत्रिम योनि कहते हैं, ये सबसे अच्छी वीर्य एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्नलिखित में से किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर जो वीर्य को एकत्रित किया जाता है कितने टेम्परेचर पर भंडारित किया जाता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 पर। जब विभिन्न जाति या प्रजाति के नर और मादा पशुओं का संभोग कराया जाता है तो इस प्रजनन पद्धति को क्या कहा जाता है? ग्रेडिंग अप कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं या क्रॉस ब्रीडिंग कहलाते हैं या आउट ब्रीडिंग कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आउट ब्रीडिंग कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल गेहूँ के साथ मिश्रित करके बोई जा सकती है? कपास, फूलगोभी, सरसों या ज्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आप लोग जानते हैं कि सरसों को गेहूं के साथ में मिश्रित करके बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु की लंबाई पर, पशु की नस्ल पर, पशु की ऊंचाई पर या पशु के भार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि
पशु के भार पर, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो हमारी क्लास चली है टीजीटी और पीजीटी की चल रही है, ये आज हम जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करवा रहे हैं इसमें 125 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिकतर टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। ठीक है, इससे बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है बीज के विकास पर नई नीति अपनाई और लागू की जाती है 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1967 को, 1 अक्टूबर 1998 को, 1 अक्टूबर 1988 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला 1 अक्टूबर 1988 को, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों का भार कम हो जाता है जब प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, उत्वेदन में या उपयुक्त में से सभी। तो पौधों का भार कब कम हो जाता है? जब प्रकाश संश्लेषण होगा तभी कम हो जाएगा, श्वसन होगा तभी भी, उत्वेदन होगा तभी भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सभी, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, आज लास्ट क्वेश्चन होगा 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर की सीरीज होती है। ठीक है, 125 क्वेश्चन आते हैं, 425 नंबर का ये आपका ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आज का लास्ट सवाल है, देखते हैं क्या है। इसमें पूछ रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको NRCIPM के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, बेंगलोर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दिल्ली के अंदर NRCIPM स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक हम ऐसे चीज़ों को सम्मिलित कर रहे हैं जो पीजीटी और टीजीटी में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना हो। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। सभी लोगों को धन्यवाद।